बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एलटी ग्रेड एग्ज़ाम। जी हाँ, मैं एक सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको एलटी ग्रेड एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को वन शॉट में पढ़ाऊँगी। मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट, और उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं 20 PYQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs भी आपको सॉल्व कराऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं एलटी ग्रेड क्वालिफाई करना तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे टॉपिक को पढ़िए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक मटीरियल। यस, डीएनए को जेनेटिक मटीरियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि डीएनए जो है वो हमारी बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म करता है। कैसे? बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे क्या, सभी लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी काफ़ी सारी हैबिट्स और हमारी हैबिट्स सिमिलर होती हैं। हमारे आई कलर, हमारा हेयर कलर, स्किन कलर और भी काफ़ी सारी इंटरेस्ट, हॉबीज़, ये सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ क्वालिटीज़ हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं, कुछ हमारे पैटर्नल पेरेंट्स से मिलती हैं, कुछ मैटरनल पेरेंट्स से मिलती हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म होती हैं। किसके थ्रू ट्रांसफॉर्म होती है? डीएनए के थ्रू। यस, so DNA is the major storehouse of genetic information and hereditary content. पूरी बॉडी का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर रहता है? डीएनए के अंदर। इसीलिए इसको हेरिडिटी कंटेंट कहा जाता है। हेरिडिटी कंटेंट मीन्स आनुवांशिकता को बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जो हम अपने पूर्वजों से ग्रहण करते आ रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों की हैबिट होती है पोलो खेलना, कुछ की होती है मोटिवेशनल बातें करना। हमारा आई कलर, हमारा स्किन कलर, हमारी बहुत सारी हैबिट्स, हमारे इंटरेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। कुछ चीज़ें हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं, कुछ हैबिट्स ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं, कुछ नाना नानी, मौसी, मामा, बुआ, इन सब लोगों से हमारे काफ़ी सारे इंटरेस्ट मिलते जुलते हैं। तो वो सब किसके थ्रू है? वो सब डीएनए के थ्रू है। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करता है। द फर्स्ट एविडेंस अबाउट डीएनए बीइंग द जेनेटिक मटीरियल came from genetic transformation experiments on Streptococcus pneumoniae. सबसे पहले जो एविडेंस दिया गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये दिया था साइंटिस्ट फ्रेडरिक गिफिथ ने। साइंटिस्ट फ्रेडरिक गिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स। एज द नेम इंडिकेट, नाम से ही पता चल रहा है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्म होना। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया पे, और ये प्रमाण दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, ओसवाल्ड, मैकलोड एंड मैकार्टी। 1944 में इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। डीएनए ही हमारी बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए इसको ओसवाल्ड, मैकवर्ड और मैकार्टी ने ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का नाम दिया। इसके बाद डीएनए इज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 19th सेंचुरी में दो साइंटिस्ट वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की खोज की, डीएनए को नाम दिया। इसके बाद फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिशेल। लेकिन डीएनए को डिस्कवर तो वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया, लेकिन सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाइड किया था साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिशेल ने। आई होप क्लियर है आप सबको। तो डीएनए में हमने टोटल 5-6 साइंटिस्ट पढ़े जिनके सबके अलग अलग रोल हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रेडरिक गिफिथ, जिन्होंने डीएनए को बताया, एविडेंस दिए जिन्होंने कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओसवाल्ड, मैकलोड, मैकार्टी ने
डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए को डिस्कवर्ड किया और डीएनए को फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड किया फ्रेडरिक रिचर्ड ने। ये डीएनए का डायग्राम है। डीएनए 2 एंटीपैरेलल स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटीपैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इट मीन्स दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स एक जैसे होते हैं लेकिन एक दूसरे के एंटीपैरेलल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रैंड की जो लेंथ है वो 3:5 है और दूसरे स्ट्रैंड की जो है 3:5, जस्ट अपोजिट। डीएनए का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम है और एक कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल की जो लेंथ है जिसे पिच कहा जाता है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए नाइट्रोजन बेस पेयर्स, शुगर और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स के बीच में, या हम कह सकते हैं डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को नाइट्रोजन बेस पेयर पकड़ के रखते हैं या जोड़ कर रखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेस पेयर्स, 2 नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटीपैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हैं? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। 2 chains are held together by hydrogen bonds between pairs of bases. डीएनए के ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं इनके बीच में बेस पेयर्स हैं। बेस पेयर्स के बीच में न्यूक्लियोटाइड्स हैं और कुछ शुगर्स भी हैं। तो जो बेस पेयर्स के बीच में जो बॉन्ड है जिससे कि ये 2 स्ट्रैंड्स अटैच्ड हैं वो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द पेयर्स ऑफ बेसेस। डीएनए में जो बेस पेयर्स पाए जाते हैं, दीज आर दी 4 बेस पेयर्स: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। ये जो बेस पेयर्स की पेयरिंग है ये हमेशा हर डीएनए में इसी तरीके से रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। एडेनिन और थाइमिन के बीच जो पेयरिंग होती है वो डबल बॉन्ड के थ्रू होती है एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच जो पेयरिंग होती है वो ट्रिपल बॉन्ड के बीच होती है। और बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है वो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। बेस पेयर के बीच में जो शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसके बीच में जो बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इट मीन्स बेस पेयर्स को शुगर के साथ अटैच करने वाला जो बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से डीएनए में टोटल 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं: हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बेस पेयर्स को आपस में जोड़ता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बेस पेयर को शुगर के साथ जोड़ता है। इसके बाद हेलिकेज एंजाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रैंड से डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और दूसरे स्ट्रैंड से दूसरी तरफ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने का काम करता है। इसके बाद दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है वो है प्राइमेज एंजाइम। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? जब 2 डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं तो दोनों स्ट्रैंड से जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनना स्टार्ट करता है तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इनिशिएट करता है ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड को कि वो एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड को डीएनए स्ट्रैंड बनाए उसके साथ। समझ रहे हैं ना? हेलिकेज एंजाइम इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देता है। उसके बाद एक स्ट्रैंड से एक डीएनए स्ट्रैंड बनना स्टार्ट करता है और इस दूसरे स्ट्रैंड से दूसरा डीएनए स्ट्रैंड बनना स्टार्ट करता है। तो इसी तरीके से एक जैसे 2 डीएनए बनते हैं। जब तभी वो डीएनए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो
तो हेलिकेज एंजाइम जो है वो डीएनए को सेपरेट करने का काम करता है इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एंड प्राइमेज एंजाइम है वो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करता है। डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। डीएनए सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। The contribution of cytoplasmic DNA in the cell's total DNA is about 1 to 5%. It means साइटोप्लाज्म में जो DNA है वो टोटल DNA का 1 to 5% है। इसका मतलब जो 95% DNA है वो कहाँ पर है? सेल के न्यूक्लियस में। जो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले DNA को साइटोप्लाज्मिक DNA भी कहा जाता है। Extra nuclear DNA is found in mitochondria and chloroplast. Extra nuclear DNA means न्यूक्लियस के अलावा जो DNA पाया जाता है, it means साइटोप्लाज्मिक DNA। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA है वो कहाँ पाया जाता है? कुछ साइटोप्लाज्म के कुछ सेल ऑर्गेनेली में। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। DNA is always double stranded but sometimes single stranded like in 5174 virus। अभी तक हमने पढ़ा था DNA के स्ट्रक्चर के बारे में। DNA का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड से मिलकर बनता है। रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, फिर उन दोनों अलग अलग स्ट्रैंड से 2 नए स्ट्रैंड उनके साथ अटैच होके 2 DNA मॉलिक्यूल बनते हैं। तो DNA हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिनका एग्जाम्पल है कोलाईफेस 5174 कोलाईफेस वायरस, जिसका DNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरस। एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कंपटीशन में कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA किसमें पाया जाता है? वायरस में। किस वायरस में? 5174 कोलाईफेस वायरस में। DNA आर 5 टाइप्स, टोटल 5 टाइप्स के DNA हैं। ADNA, BDNA, CDNA, DDNA एंड ZDNA। इन 5 टाइप के DNA में जो BDNA है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ BDNA। अभी तक DNA पे या DNA से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो BDNA के ऊपर हुए हैं। BDNA के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट DNA है वो है ZDNA। Watson Crick analysis was based on X-ray studies on BDNA। साइंटिस्ट वॉटसन क्रिक जिन्होंने DNA को डिस्कवर किया था, डिस्कवर करने के बाद उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया एक्सरे स्टडीज़। जो एक्सपेरिमेंट उनका बेस था एक्सरे स्टडीज़, वो भी उन्होंने BDNA के ऊपर किया। ZDNA को डिस्कवर किया साइंटिस्ट एंड्रयू वेंग एंड अलेक्जेंडर रिच ने। Histones are basic proteins. Together with the DNA, they compact the size of DNA and gives the nucleosomal model of DNA. Histones क्या है? Histones बेसिक टाइप के प्रोटीन्स हैं जो DNA को कॉम्पैक्ट बनाते हैं। DNA के स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि DNA काफ़ी लंबा होता है, उसमें काफ़ी सारे बेस पेयर्स होते हैं, हमारे सारे जेनेटिक कोडोन्स कवर होते हैं। तो उसको छोटा करने का, उसको कॉम्पैक्ट करने का काम जो करते हैं वो हिस्टोन नाम के प्रोटीन्स करते हैं। ठीक है। और जो जब DNA का साइज कॉम्पैक्ट हो जाता है तो उससे एक मॉडल तैयार होकर आया। उस मॉडल को नाम दिया गया न्यूक्लियोसोमल मॉडल ऑफ DNA। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसोमल मॉडल ऑफ DNA किसकी वजह से है? हिस्टोन्स की वजह से। एंड हिस्टोन्स आर दी बेसिक प्रोटीन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द DNA। मैंने इस वीडियो में DNA के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। DNA के से रिलेटेड साइंटिस्ट और जितना भी इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। DNA से रिलेटेड मैं 20 PYQs का वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ।